आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ई शिक्षण की कक्षा 10वीं विषय हिंदी के आज के इस अध्यापन कार्य में हम पाठ 3 सेनापति का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने पद्य भाग में पाठ 1 सूरदास और पाठ 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन किया है और मैं आशा करता हूं कि वो दोनों पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तथा उसके प्रश्नोत्तर जो दिए गए थे वो आपने कर लिए होंगे। आज हम सेनापति पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इसका कवि सेनापति का हम परिचय पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय कि सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए उन्होंने एक स्थान पर कहा है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाको सब कवि कान दे सुन्नत कविताई है। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। श्लेष अलंकार में एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है अर्थात वो उपस्थित अभी वर्तमान में नहीं है। इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्व में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांधीर्य उनके काव्य की विशेषता है। आगे बढ़ते हम पाठ परिचय। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इन्होंने पूरी निपुणता से ऋतुओं के पदों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। बसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने बसंत ऋतु का सूक्ष्मतापूर्ण मानवीकरण किया है। मानवीकरण एक अलंकार है जिसमें कि प्रकृति की क्रियाकलापों की तुलना मनुष्य के क्रियाकलापों के साथ की जाती है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। पूरा परिदृश्य जो कि एक राजा के आगमन के वस्तुओं एवं भावनाओं को बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है, अर्थात राजा जहाँ जाता है वो कभी अकेला नहीं जाता है। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बावजूद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम अर्थात आंखों को सुंदर लगने वाली एवं सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र की आंखों के आगे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की जुबान तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निस्तेज अर्थात तेजहीन हो गया है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन है, सेनापति को कालजयी बनाता है। ये जो दृश्य हम देख रहे हैं ये बसंत ऋतु की प्रकृति का है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर और
फूलों का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये दृश्य है, यहाँ भी रंग बिरंगे जो सुंदर पुष्प खिले हुए रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं, अर्थात ये वसंत ऋतु की सुंदरता की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और ये जो दूसरा हम दृश्य देख रहे हैं, यहाँ भयंकर गर्मी है, सूर्य का तेज है, किस प्रकार मनुष्य है वो इससे परेशान और बेबस दिखाई दे रहा है, इससे बचने के उपाय कर रहा है। मनुष्य ही नहीं, ये इधर जो जीव जंतु है ये भी बहुत इस गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी जो ये आश्रय ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है मनुष्य द्वारा, और गर्मी की भयंकरता से बचने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी हमने इस 2 स्लाइडों में जो देखा है, ये ऋतु बसंत और गर्मी की भयंकरता अर्थात गर्मी ऋतु के वर्णन को देखा है। तो आइए हम आगे जो कठिन शब्दों के साथ साथ इनके वर्णन को भी और पढ़ेंगे कि कवि सेनापति ने इन ऋतुओं के बारे में कि क्या जानकारी हमें देनी चाहिए। तो बरन बरन अर्थात विभिन्न रंगों के, चतुरंग अर्थात 4 अंगों वाली सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक शामिल होते हैं। पुहपन फूल, माच यानी मध्य में, क्षिति यानी पृथ्वी, झर जैसा कि हमने पढ़ा था श्लेष अलंकार के रूप में, तो कुछ शब्दों के अर्थ है वो अलग अलग निकलते हैं। झर का अर्थ होता है ताप और झड़ी। भादव, भादव कहते हैं जंगल की आग की तरह, और दूसरा होता है भादव का महीना, भाद्रपद जो होता है वो। फिर तरनी, तरनी का अर्थ होता है सूर्य और नौका। दामिनी, बिजली। कलापी कहते हैं मोर को। शिकर, जल की बूंद है। विरह जुर अर्थात विरह का बुखार, विरह कहते हैं बिछोड़ने को। मदन, कामदेव। निबल यानी निर्बल या शक्तिहीन। सूरी यानी सूर्य। शीराई, ठंडा। कोनन यानी कोने में। धूम यानी धुआं। पानी यानी हाथ। पाउक यानी आग। अभी जो पहला पद है इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ है बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लही तु बिंदी जिमी बोलत बिरत वीर कोकिल है। गूंजत मधुप गान गुन गही तु आवे आस पास कोहपन की सुबह से सोई, सोने के सुमित माज सन्ने रही तु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कही तु है। यानी यहाँ सेनापति जो वर्णन कर रहे हैं, हमने देखा था कि मानवीय कर्ण अलंकार के साथ साथ इन्होंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है कि यहाँ प्रकृति की तुलना मनुष्य की क्रियाकलापों के साथ, अर्थात एक राजा जब अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ और अपने राज्य भ्रमण के लिए निकलता है, तो वहाँ उनकी जनता और उनके चारण उनकी प्रशंसा के गीत गाते, उनका स्वागत करते, तो जनता उनके स्वागत में खड़ी रहती है और खुशियाँ मनाती है। तो यहाँ प्रकृति में ऋतुराज बसंत अर्थात ऋतुओं का राजा बसंत जो है वो आया है। तो वो चारों तरफ प्रकृति में क्या परिवर्तन हुए देखिए। तो बरन बरन तरु फूले वन उपवन, यानी विभिन्न प्रकार के पुष्प है वो वन उपवनों में खिल रहे हैं। सोई चतुरंग संग दल लही तु, और ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज अपनी सेना के 4 अंगों के साथ आ गए, अर्थात चारों ओर वो सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, और ऋतुराज बसंत की प्रशंसा के गीत मोर, कोयल और पपैये उनकी प्रशंसा के गुणगान अर्थात वो बोलकर उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे। जिस प्रकार चारण है वो एक राजा की प्रशंसा के गीत गाते हैं। गुंजत मधुप गान गुन गुहती, और भंवरे है उनकी गुंजार है वो भी वातावरण को संगीतमय कर रही है। आवे आसपास पुहपन की सुबास हुई, और वातावरण में चारों ओर पुष्पों की अच्छी सुगंध से वातावरण को आनंदित कर रहे हैं। सोने की सुगंध माज सने रही है, तो ऐसे कहते हैं कि सोने में भी सुगंध और उसके बीच में रहते, अर्थात चारों ओर प्रशंसा का वातावरण है, यानी सोने पे सुगंध वाली बात या चरित्रार्थ हो रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, अर्थात जिस प्रकार राजा के स्वागत में समाज और खुशियों और प्रशंसा के साथ खड़ा रहता है, तो ऋतुराज बसंत की सुंदरता और शोभा को बढ़ाने के लिए भी चारों ओर इस प्रकार का वातावरण आज खुशियां और प्रसन्नता दे रहे हैं। आवत बसंत ऋतुराज कही अतुर, वो ये संकेत कर रहे हैं कि
ऋतुओं का राजा बसंत है और ऋतुराज वो आ गया है। हम उसके स्वागत में चारों ओर आनंदित वातावरण निर्मित कर रहे हैं। ये जो प्रथम पद की व्याख्या है। ऋतुओं के राजा बसंत आ रहे हैं, उनके साथ सारा समाज भी है। बसंत ऋतु आने पर वनों और उपवनों में विभिन्न रंग रूपों वाले वृक्ष फूलों से सज गए हैं। यही ऋतु के राजा बसंत के साथ आर्य चतुरंगिनी सेना है। कोयल का कूकना ही राजा बसंत के गुण गायकों द्वारा उनके यश का वर्णन, फूलों का गुंजार कर रहे भंवरे संगीतकारों का रूप ग्रहण किए हुए है। चारों ओर फूलों की सुगंध आ रही है, जो सोने जैसे पीले फूलों के साथ सुगंध का छा जाना सोने में सुगंध होने की बात प्रत्यक्ष कर रहा है। चारों ओर सुंदरता छाई हुई है, सभी प्राणी सुखी रहे, यह सारा साज बाज ऋतुराज बसंत के आगमन के उपलक्ष्य में हो रहा है। अगला पद है जो कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का वर्णन यहाँ कर रहा है। देखे चित्ती अंबर जले है चारी और छोर, तीन तरबर सब ही को रूप हरे होए, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो करे होए, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सिंह गन छाव चाहे वो चित्त धरे हुए, देखे चतुराई सेनापति कविता खींचो, ग्रीष्म विषम वर्षा ही सम करे हो। यहाँ जो कवि सेनापति है वो अपनी कविता की चतुराई में कि जो गर्मी की भयंकरता है उसको भी वर्षा ऋतु के समान उसका वर्णन करके अपनी चतुराई को सिद्ध कर रहे हैं। देखे चित्ती अंबर जले है चारों ओर छोर, कि धरती और अंबर गर्मी के ताप से चारों ओर उनके छोर जलते दिखाई दे रहे, अर्थात चारों ओर गर्मी की भयंकरता छाई हुई है। तीन तरबर ही सब ही को रूप हरे हुए, और उस पर भी जो बड़े बड़े वृक्ष थे उनकी छाया और उनका रूप को भी हर लिया, अर्थात समाप्त कर दिया इस गर्मी ने। कहीं भी छाया दिखाई नहीं दे रही है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जिस प्रकार भाद्रपद महीने में जो बरसात की महाजर लगती है, लेकिन यहाँ उस भादव का अर्थ जो उस दावानल से है कि बहुत भयंकर गर्मी की अधिकता होने के कारण ऐसा लग रहा है कि यहाँ दावानल अर्थात आग जल रही है, जलद पवन तन सेक मानो परे हुए, और यहाँ ऐसे जो ठंडी हवा वगैरह कुछ भी नहीं है और शरीर पर अधिक ताप के कारण गर्मी ही गर्मी सहन करनी पड़ रही है। दारुण तरी तरह नदी सुख पावे सब, और इस गर्मी की भयंकरता से लोग है वो जो नावों और नदियों के पास जाकर और उनके पास ठंडक प्राप्त करने को आतुर है और वहाँ सुख प्राप्त करने की चाह रख रहे हैं। सीरी घन छा चाय वो चित्त धरे हुए, और लोग है कि वो बादलों और बड़े पेड़ पौधों के पास जाकर और वहाँ ठंडक प्राप्त करने की अभिलाषा में जो इधर उधर व्याकुल है, बेचैन है इस गर्मी से, और उस पेड़ों के पास उनकी छाह में जाने में और ठंडक प्राप्त करने को आतुर है। देखो चतुराई सेनापति कविता जी, सेनापति कवि कहते हैं कि ये मेरी कविता की चतुराई है कि मैंने ग्रीष्म भी सम वर्षा की सम करे हुए, कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी मैंने वर्षा के ऋतु के समान कर दिया है, अर्थात उसमें भी जो वर्षा ऋतु में काम आने वाले सभी जो नदी, सूर्य, बादल, महाजड़, भादव आदि ये सब वर्षा ऋतु में काम आने वाले शब्द है, उनका प्रयोग करते हुए ही भी मैंने अपनी चतुराई से ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा के समान कर दिया है। ये द्वितीय पद की व्याख्या है कि ग्रीष्म ऋतु के भयंकर पक्ष में गर्मी के कारण धरती और आकाश चारों ओर दूर दूर तक जलते हुए से दिखाई दे रहे हैं। भीषण ताप ने घास और वृक्षों सभी को झुलसा कर रख उनका रूप नष्ट कर दिया है। सूर्य की प्रचंड किरणों से शरीर को अग्नि का ताप पीड़ित कर रहा है। चारों ओर वन में लगी आग का सा प्रकाश फैलता जा रहा है। तपती हुई वायु से शरीर की सेकाई हो रही है। भयंकर रूप उससे सूर्य के नीचे लोग नदियों में ही सुख पा रहे हैं। बादलों की शीतल छाया, पानी ही सभी के मन को अच्छा लग रहा है। कवि सेनापति कहते हैं कि उनकी कविता रचना की चतुराई को सभी कविता प्रेमी देखे। उन्होंने भयंकर ग्रीष्म ऋतु को भी अपनी काव्य कुशलता से वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। धरती और आकाश में वर्षा ऋतु आने के कारण चारों दूर दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा है। घास और वृक्ष सभी रंग का रंग हरा हो गया है। वर्षा को भी भारी झाड़ी लगी हुई है और भादो मास में बिजली चमकने का प्रकाश चल रहा है।
बादलों को छूकर आ रही शीतल पवन के स्पर्श से शरीर को बड़ा सुख मिल रहा है। सभी लोग काठ की नावों से नदियों को पार करके आनंदित हो रहे हैं। सभी बादलों के शीतल छाया में रहना चाह रहे हैं। कवि सेनापति अपनी कविता को बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी चतुराई से भीषण ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु का रूप दे दिया है। ये जो गृह कार्य प्रश्न है, कवि सेनापति ने बसंत ऋतु की सेना किसे बताया है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सेनापति ने भंवरों की गुंजार को क्या कहा है? तीसरा है, कवि सेनापति की कौन सी रचना अप्राप्य है? लिखिए। कवि के पहले दो पदों में कौन कौन सी ऋतुओं का वर्णन हुआ है? अगले प्रश्न है तो बोध प्रश्न। विभिन्न ऋतुओं के बारे में आप क्या जानते हो? लिखिए। प्रकृति की सुंदरता की ऋतु किस ऋतु में बढ़ती है? सेनापति की काव्यगत विशेषताओं को लिखिए। इस प्रकार ये प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो दो पद है इनकी जो भाव व्याख्या है उनको पढ़कर और आप इन दो पदों को अच्छी तरह से समझ लेंगे और पूरा करेंगे।